एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसी का सबसे पहला वीडियो याद करो, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। एकदम स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था। कुछ याद है वो क्वेश्चन क्या है? कम ऑन। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये था कि ये हमारे सिटी में जो ये इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट एसी करंट क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है? व्हाई नॉट डीसी करंट? एसी करंट का इतना ज़्यादा यूजेस क्यों है एज कम्पेयर टू डीसी करंट? इसका रीज़न पूछा था और मैंने कहा था कि इसका रीज़न मैं बाद में जाके बताऊंगा। और आज का जो एपिसोड है, इसी एपिसोड में हमें इसका रीज़न पता चलेगा कि वाई एसी हैज़ मच मोर यूजेस एज कम्पेयर टू डीसी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सेफ्टी रीजंस के लिए एंड फॉर एफिशिएंट इक्विपमेंट डिज़ाइनिंग, ये ज़रूरी है कि जो जनरेटिंग एंड है और जो रिसीविंग एंड, जनरेटिंग एंड मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया जाता है, जो कि पावर स्टेशन है, और जो रिसीविंग एंड, दैट मीन्स हमारा घर, कंज्यूमर्स, हमारे पास जो वोल्टेज पहुँचता है, दिस वोल्टेज हैज़ टू बी वेरी वेरी लो। अरे ऑब्वियस है यार, तुम्हारे घर में जो टोस्टर है, वुड यू लाइक टू रन द टोस्टर एट अ वोल्टेज ऑफ 10 किलो वोल्ट? नहीं चलाओगे ना। सो दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि वोल्टेजेस को लो होना पड़ेगा। एक तो रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है, देखो कि जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया जाता है, वहाँ से एनर्जी को सिटीज तक भेजना पड़ता है, राइट? डैम कहीं पर बना हुआ होगा, वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस करंट को हमारे सिटी तक भेजना है। तो कैसे भेजा जाता है? सबने देखा होगा, बाहर खंबे में बहुत लंबे लंबे तार्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स, जिसके थ्रू इस करंट को भेजा जाता है। अभी खुद एक बार कॉमन सेंस अप्लाई करके ये सोचो कि इतने लंबे डिस्टेंस तक अगर करंट को भेजा जाएगा इन तारों के थ्रू, ये जो तार है इनका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। जब इन तार के थ्रू ये करंट फ्लो करेगा, देयर विल बी सम आई स्क्वायर इनटू आर लॉसेस, सम ओमिक लॉसेस। द एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। सो यू लाइक दैट टू हैपन? क्या तुम चाहोगे कि ऐसा हो? ऑब्वियसली नॉट यार। तुमने इतना मेहनत करके, इतना खर्चा करके एक पावर स्टेशन में इतना एनर्जी तुमने बनाया, और वो एनर्जी जब तुम भेज रहे हो, वो एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है। सो यू नॉट वांट दैट टू हैपन। यू गेटिंग द पॉइंट? तो ट्रांसमिशन लाइंस का या जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का दूसरा रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो करंट, जिस करंट को भेजा जाएगा तारों के थ्रू, उस करंट का वैल्यू बहुत कम होना पड़ेगा, ताकि आई स्क्वायर इंटू आर लॉसेस बहुत ही कम। बात समझ में आया? तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है हमारा ये डिवाइस, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और यही ट्रांसफॉर्मर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि एसी का इतना ज्यादा यूजेस क्यों है एज कम्पेयर टू डीसी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ये कुछ ट्रांसफॉर्म करेगा, मैं आगे जाके बताता हूं तुमको। ठीक है, ओके। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये जो डिवाइस है, इसके अंदर एक भी मूवेबल पार्ट नहीं है। नथिंग मूव्स इन दिस डिवाइस। एंड सेकेंडली, ये जो डिवाइस है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। कुछ एजम्पशंस है, उसको लेके भी अच्छे से समझ लेते हैं। सो जैसे कि दिख रहा है तुमको पिक्चर में, देयर आर टू कॉइल्स। ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है। इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये जो कॉइल है, इसको हम प्राइमरी कॉइल बुलाते हैं, और ये जो कॉइल है, इसको हम सेकेंडरी कॉइल बुलाते हैं। एंड दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है। एक में एन सफिक्स पी नंबर ऑफ टर्न्स है, और दूसरे में कितने सारे टर्न्स है, एन सफिक्स एस नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एंड ध्यान से देखो, ये जो तुमको वाइंडिंग्स दिख रहा है, दे आर वुंडेड ओवर एन आयरन कोर। ये जो दिख रहा है, दिस इज एन आयरन कोर। एन आयरन कोर इज ए मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ये जो है, दिस इज एन आयरन कोर। मैं लिख के देता हूँ। ओके, तो ये जो है, दिस इज आवर आयरन कोर। इसके ऊपर लपेटा जाता है। ठीक है ना? एंड और एक चीज ध्यान से देखो, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसके साथ एक एसी जनरेटर कनेक्टेड है, एक एसी सोर्स कनेक्टेड है ना? ओके। और ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स दिख रहा है, रास्ते में एक स्विच है। ठीक है, स्विच जब तक खुला है तब तक ये सर्किट ओपन है, इसमें कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। और स्विच बंद करने के साथ साथ ये सर्किट क्लोज्ड बन जाएगा, इसके थ्रू करंट फ्लो कर पाएगा। और ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये एक्चुअली एक लोड के साथ कनेक्टेड है, रजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है, रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एन आइडल ट्रांसफॉर्मर, यहाँ तक ना, दिस इज एन आइडल ट्रांसफॉर्मर। मैं आइडल इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहला चीज़ मैं ये मानूंगा, ये जो वाइंडिंग्स है, जो दो वाइंडिंग्स हमको दिख रहा है, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है, इनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, नो रेजिस्टेंसेस in primary and secondary coil, ठीक है, फाइन, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, सेकेंडरी, अगर इन तारों में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसी assumption के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं that these two windings will now behave like pure inductors. The windings will behave like pure inductors, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इंडक्टर जैसा इसका बिहेवियर हो, ठीक है, डन, ओके ओके फाइन, दैट्स वेल एंड गुड। अभी कहानी सुनो, कहानी ऐसा है, ये जो एसी सोर्स है, ये जो एसी सोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलता है, इसका डायरेक्शन टाइम के साथ बदलता है, और ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा, ये जो प्राइमरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करेगा, वो करंट भी क्या करेगा, वैरी करेगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अभी बात को समझो। अभी अगर ये करंट जो कि इस प्राइमरी कॉइल के थ्रू पास कर रहा है, ये अगर टाइम के साथ बदलता है, वैरी करता है, तो क्या हो? इफ देयर इज अ करंट, देयर विल बी सम फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल, मतलब इसके थ्रू कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस होगा। मैं ऐसे ही तुमको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस होगा ऐसा, राइट। एंड मैंने मान लिया कि इसके थ्रू जो फ्लक्स है उसको हमने क्या लिख दिया, फाई भी लिख दिया, फ्लक्स पर टर्न, ये हमने फाई भी लिख दिया। बात समझ में आया? ठीक है। सो देयर इज करंट, देयर इज फ्लक्स, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ये जो फ्लक्स है फाई, दिस इज गोइंग टू चेंज विद टाइम, बिकॉज इस फ्लक्स को बनाने वाला कौन है, इस फ्लक्स को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला कौन है, ये करंट जो कि एक एसी सोर्स प्रोड्यूस करता है। करंट टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड, अपना डायरेक्शन दोनों बदलता है, तो उसके कारण जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होगा। इज दैट क्लियर? अभी सुनो, अभी हम थर्डली ये मानेंगे 100% लिंकेज। किसका लिंकेज? सर आप जो कह रहे हो कि 100% लिंकेज, किसका लिंकेज? सुनो ध्यान से, ये जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस इज एन आयरन कोर, दिस इज अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ये आयरन कोर क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और एनहेंस करेगा। बात समझ में आया? और ये जो मैग्नेटिक कोर है, ध्यान से देखो, यहाँ से पास करके ये फिर से सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक्ड है, दिस इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, एंड एज बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड दिस टू बी एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ से जितना फील्ड लाइंस निकलता है इस कॉइल के पर टर्न किसी एक टर्न के थ्रू जितना फ्लक्स क्रिएट होगा, सारा का सारा फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक हो रहा है। बात को समझो, दिस इज अ केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इज दैट क्लियर? दिस इज अ केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और हम ये एज्यूम करेंगे कि इसके पर टर्न के थ्रू जितना फ्लक्स होगा, एज बिकॉज सारे फील्ड लाइंस इसके थ्रू भी पास कर रहे हैं, इसके पर टर्न भी उतना ही फ्लक्स होगा। बात समझ में? इसके पर टर्न के थ्रू भी उतना ही फ्लक्स होगा। Try to understand this, ठीक है? Because in this case we are considering 100% linkage. So now how will the story move forward? Story कहानी अभी ऐसे होगा कि सर देखो, तुमको ही समझ में, सर देखो कि ये जो फ्लक्स है, यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकल रहा है, इस सेकेंडरी कॉइल के साथ कनेक्ट हो रहा है, करेक्ट? तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ से जो फील्ड लाइंस है उसके साथ लिंक हो जाएगा, और ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या करेगा, वो वैरी करेगा, बिकॉज इस फ्लक्स को बनाने वाला कौन है, वैरिंग करंट, तो ये फ्लक्स भी टाइम के साथ वैरी करेगा। तो इसके थ्रू जो ये लिंकेज हुआ है, सेकेंडरी कॉइल्स के थ्रू जो प्राइमरी कॉइल का फील्ड लाइंस लिंक होगा, इसके थ्रू भी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो फ्लक्स चेंज होगा, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ बैक ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना वोल्ट लेना चाहूँ तो वो मैं लिख दूंगा -ns d∅dt, ns इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना? और अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि प्राइमरी कॉइल में देखो, प्राइमरी कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो भी तो वैरी कर रहा है, वो भी तो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर भी जो ईएमएफ डेवलप होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, -np × d∅dt। बात को समझो, ये जो हमने फाई लिखा है ना, दिस इज द फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, वन वाइंडिंग के थ्रू, तो इतने सारे कॉइल से टोटल
जो अगर ईएमएफ निकालेंगे तो हमको एनपी के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अभी ध्यान से सुनो। अभी हम अगर प्राइमरी कॉइल में, ध्यान से सुनना, अगर हम प्राइमरी कॉइल में लूप रूल लगाएं, if you apply loop rule in the primary coil, before we apply the rule, एक बार ये समझो कि इस प्राइमरी कॉइल में भी दो ईएमएफ है। एक तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है एसी, ये भी कुछ ईएमएफ अप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर एक भी एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक बैक ईएमएफ डेवलप हुआ है। तो अगर मैं लूप रूल लगाऊंगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई, और मैं जब घूम के यहाँ पर पहुंचूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस एन पी डी फाई बी बाई डी टी, हो गया क्लोज टू, दैट इज इन दिस केस इक्वल टू 0। ठीक है ना? जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ई जो है अप्लाइड ईएमएफ, इसको हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? जस्ट सिंबल है इसका। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, ई जो है इसको मैं वीपी लिख देता हूँ, और इसको मैं लिख दूंगा दैट इज एन पी डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है? सो दिस इज इक्वेशन 1। कुछ नहीं, ई को हमें वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? वोल्टेज अप्लाइड इन द प्राइमरी कॉइल, वीपी। अभी अगर मैं सेकेंडरी कॉइल के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखना, इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी कॉइल, देखो भी सेकेंडरी कॉइल में एक बात बताओ कि अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं तो करंट फ्लो करना चालू करेगा, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस हम आउटपुट निकालेंगे। ठीक है ना? वोल्टेज एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा, कितना हो, सेकेंडरी कॉइल में जितना ईएमएफ डेवलप होता है वही होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस अगर मैं जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको अगर मैं वी एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको मैं कैसे लिख दूंगा, दैट इज माइनस एन एस डी फाई बी बाई डी टी, ऐसे लिख देंगे। बात समझ में? यहाँ पर माइनस साइंस लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखो ये सारे जो वोल्टेजेस हैं, वी एस वी पी, दिस आर ऑल साइनसोडियल और कोसाइन वोल्टेजेस, राइट? तो यहाँ पर फेज डिफरेंस का बात आएगा। तो यहाँ पर अभी अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूँ, लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर हम करते हैं, एक बार देखते हैं हमको क्या मिलेगा। दिस इज वी पी बाई वी एस, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन पी बाई एन एस, है ना? माइनस ऑफ एन पी बाई एन एस हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमेशा इस बात को याद रखना कि हम जो आउटपुट निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, सेकेंडरी से निकालेंगे। बात समझ में आया? हमको जो मिलने वाला है वो सेकेंडरी का आउटपुट है। तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल वीएस, जिसका वैल्यू होगा इन दिस केस माइनस ऑफ एन एस बाई एन पी इंटू वी। तो सबसे पहली बात, ये जो माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस एन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज है और ये जो प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, दोनों के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। देयर इज a phase difference of 180 degree। बात को समझो, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम ऐसा वोल्टेज का इनपुट देते हैं, इज दैट क्लियर? जो आउटपुट मिलेगा यहाँ से, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, कुछ ऐसा हो। ठीक है? पिक्चर देखा ना? ये अगर इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा, 180 डिग्री क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है? तो ये नेगेटिव साइन ये इम्प्लाई करता है। अच्छा, बढ़िया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसको ए लिख के रखता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, अभी मैं तुमको हमारा फोर्थ एजम्पशन बोलूँगा। फोर्थ एजम्पशन क्या, देखो ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंसेस कंसिडर नहीं किया, प्योर इंडक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, कोई मैग्नेटिक लॉसेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि एज बिकॉज इट इज़ अ 100% लिंकेज, तो देखो प्राइमरी में देयर इज दिस एसी जनरेटर जो कि एनर्जी दे रहा है, और फील्ड लाइन जो एनर्जी कैरी करके सेकेंडरी को दे रहा है। इज दैट क्लियर? बिकॉज अगर फील्ड लाइन्स में ही एनर्जी स्टोर होता है और सारा का सारा फील्ड लाइन्स अगर सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है, इसका मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर है वो भी 100% है। मतलब जितना इनपुट होगा उतना ही पावर आउटपुट होगा। तो इनपुट कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, इनपुट का फॉर्मूला क्या होगा, वीपी इंटू आई पी, है ना? एंड आउटपुट पावर जो होगा वो कितना होगा, वी एस इंटू आई एस। आई एस क्या, दिस इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, आई पी क्या है, दैट इज द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। चलो मैं एक आई पी आई एस चलो नहीं चाहिए, बस इतना समझ के रखना कि प्राइमरी कॉइल में आई पी करंट है, सेकेंडरी कॉइल में आई एस करंट है। ठीक है? तो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं वी पी बाई वी एस लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर वी पी बाई वी एस लिखूंगा तो यहाँ पर आई एस बाई आई पी मिलेगा। ठीक है? सो ये जो है, दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन बी। इज दैट क्लियर? फाइन। सो नाउ इन दिस केस फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, ये एक बार हम देखते हैं।
तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि Vp बाई वी एस इज इक्वल टू हमको क्या मिला, देखो ध्यान से, आई एस बाई आई पी। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या कनेक्शन है, अभी हम नेगेटिव साइन को लिखेंगे नहीं, बिकॉज नेगेटिव साइन तो फेज का कहानी बताता है, यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के साथ डील कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज एन पी बाई एन एस, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये वोल्टेज को कैसे अफेक्ट करता है और करंट को कैसे अफेक्ट करता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखो अगर मैं वी एस को लिखना चाहूँ तो वी एस को हम यहाँ से क्या लिख देंगे, दैट इज एन एस बाई एन पी इंटू वी पी, राइट। अभी अगर हम करंट लिखना चाहें कि आई एस कितना होगा, आई एस जो होगा ध्यान से देखो, दैट इज एन पी बाई एन एस इंटू आई पी, ये होगा रिलेशन। सेकेंडरी करंट इतना होगा और सेकेंडरी वोल्टेज इतना होगा। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आया। अभी चलो इसको पॉज करके लिखो क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए होगा यहाँ, ठीक है, पॉज करके लिखो। ओके, अभी देखो क्या है, ये रिलेशन है। नाउ इफ एन एस इज मोर देन एन पी, इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी कॉइल के पास अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल, इससे वोल्टेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से देखो, एन एस इज मोर देन एन पी मतलब वी एस इज मोर देन वी पी। इसका मतलब क्या है कि इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स ने जितना वोल्टेज अप्लाई किया था और हमने यहाँ से जो वोल्टेज का आउटपुट मुझे मिला, जितना वोल्टेज हमने एक्सट्रैक्ट किया, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी से क्या है, ज़्यादा है। हमने इनपुट वोल्टेज कम है लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसने वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। यहाँ पर इन दिस केस वोल्टेज को बढ़ा दिया बिकॉज जो इनपुट वोल्टेज था Vp वो कम था और जो आउटपुट वोल्टेज है Vs वो क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। ओके, अभी हम देखते हैं कि करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ना बिकॉज Ns इज मोर देन Np सो Is इज लेस देन Ip। यार वोल्टेज तो हमने स्टेप अप कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन उसके कारण जो करंट हमको मिलता है सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो लेकिन घट गया। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि हमने जो वोल्टेज हमको मिला वो स्टेप अप वोल्टेज मिला, हायर वोल्टेज मिला, और जो करंट है वो प्राइमरी वाले करंट से क्या है, कम है, ठीक है। तो हमेशा अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे तो करंट घट जाएगा। इज दैट क्लियर। सो दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक इसका उल्टा अगर मैं ये मानता हूँ कि इफ एन एस इज लेस देन एन पी, ये तो तुमको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी एस इज लेस देन वी पी, लेकिन व्हाट अबाउट करंट, आई एस इज मोर देन आई पी। तो ध्यान से देखो, हमने वोल्टेज इनपुट तो ज़्यादा किया था लेकिन आउटपुट हमको क्या मिला, कम मिला। तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दैट मीन्स सीधा सीधा देखा जाए कि अगर हम कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ छेड़खानी करें, उसको मैनिपुलेट करें, हम अकॉर्डिंगली वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। दैट इज द रीजन इस डिवाइस का नाम है ट्रांसफॉर्मर। ये वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इज दैट क्लियर, क्या तुमको ये समझ में आया। चलो ये लिखो। लेकिन देखो दुनिया में आइडियल बोल के कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, रियल लाइफ में नथिंग इज आइडियल, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर में भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस तो होता है। मैं बता के रख रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम से पूछ देते हैं लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहली बात ऑब्वियस बात था कि हमने ये कहा था कि प्राइमरी कॉइल के थ्रू जितने सारे फ्री लाइन्स है सारे के सारे जो है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाता है। इट्स ऑब्वियस राइट, इट्स नेवर पॉसिबल कि 100% लिंकेज हो, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज तो होता ही है, सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। हमने ये माना कि नहीं, ये जो इंडक्टर्स है इसके वाइंडिंग्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन होता है। एंड देयर विल बी सम आई स्क्वायर आर लॉसेस, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू। एडी करंट लॉसेस डेफिनेटली होगा बिकॉज इस मटेरियल के थ्रू फ्लक्स जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो एडी करंट्स बनेंगे, एडी लूप्स बनेंगे, उस प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। एंड फाइनली हिस्टेरेसिस, बिकॉज ये जो आयरन कोर है ना इसको बार बार हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं बाय ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बिकॉज इसके थ्रू एक बार इस तरह मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा, एक बार उल्टा मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा। सो वी आर मैग्नेटाइजिंग दिस मटेरियल राइट बाय ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हर बार हिस्टेरेसिस होता है और मैंने बताया भी था कि हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो एरिया तुमको ये बताएगा कि कितना एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो हिस्टेरेसिस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। अभी
मैं छोटा सा एक रियल लाइफ फील देना चाहूँगा कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर, ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ट्रांसफार्मर बेसिकली काम कैसे करता है वो बताना चाहता हूँ। देखो, ये हो गया हमारा पावर प्लांट, दिस इज अवर पावर प्लांट जहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखो, एनर्जी को जहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस करने के बाद जो वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं उस वोल्टेज को हम स्टेप अप कर देते हैं। मतलब वोल्टेज को अगर हमने स्टेप अप कर दिया, एक बात बताओ, इसका रीज़न मैं बताऊंगा। वोल्टेज स्टेप अप करने का मतलब है कि अब जो हमको करंट मिलेगा वो बहुत कम करंट मिलेगा, बिकॉज हमने इसी कहा था कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट घट जाता है, अगर वोल्टेज को घटा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कारण क्या हो जाएगा, करंट बहुत लो हो जाता है। हमने करंट लो इसलिए किया क्योंकि अभी इसके बाद हमको इन ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू करंट को भेजना है, और मैंने कहा था कि जब करंट इनके थ्रू फ्लो करेगा, as because in windings in transmission lines में कुछ ना कुछ resistance होगा, so some amount of energy will be released in the form of heat, तो कुछ ना कुछ losses होगा, उस losses को घटाने के लिए हमने करंट को लो कर दिया। ठीक है, ये जो लो करंट फाइनली ट्रांसमिशन सबस्टेशन में पहुंचेगा, मतलब यहाँ से और फर्दर ट्रांसमिशन होगा, आगे ट्रांसमिट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। अभी तुम्हारे सिटी में ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और तुम्हारे घर के कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर, उसके पास करंट पहुंचने के पहले और एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप डाउन क्या करता है, जो वोल्टेज आए उसको रिड्यूस कर देता है। वोल्टेज को रिड्यूस करने का मतलब है कि करंट क्या कर जाएगा, करंट फिर से क्या कर जाएगा, राइज हो जाएगा। चलो हाई लिखना नहीं चाहूँगा, मैं बोलूँगा कि करंट राइज हो जाएगा। मैंने करंट को राइज क्यों किया, ऑब्वियस है यार, बिकॉज यहाँ से जो करंट आ रहा है ना उसका वैल्यू इतना कम है कि इतना करंट अगर मैं तुमको दे दूँ, तुम्हारे घर में सप्लाई करूँ, ना तुम्हारा फ्रिज चलेगा ना तुम्हारा टोस्टर चलेगा। और गेटिंग द पॉइंट, करंट इतना लो होगा। तो अगर तुम्हारे घर के डिवाइसेस को चलाने के लिए जितना करंट चाहिए उतना करंट अगर मुझे सप्लाई करना है तो मुझे फिर से करंट को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए मुझे वोल्टेज को घटाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कंज्यूमर के पास पहुंचने के पहले बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है, जिसके कारण करंट राइज हो जाता है, और इस करंट से तुम्हारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो चल पाएंगे बहुत आसानी से। सो दिस इज हाउ ट्रांसफार्मर has changed the idea of electrical distribution system। डीसी करंट को कभी भी स्टेप अप स्टेप डाउन करना पॉसिबल नहीं है, एसी करंट को ही स्टेप अप स्टेप डाउन करना पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है, और यही मेन रीजन है कि एसी करंट का इतना ज़्यादा यूजेस है एज कम्पेयर टू डीसी करंट, और इसको करवाने वाला ट्रांसफॉर्मर है। दैट इज द रीजन। इज दैट क्लियर? So fine, here I conclude this video. I hope you've enjoyed this. Signing off. Take care. Bye.